सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम दोस्तों। हमने एचआरए का जो कंसेप्ट सीखा उसमें आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहाँ उसको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो भी इसको एक बार बहुत तेजी से स्पीडली आप सुन लीजिएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई, कहीं कुछ अटक गए हम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। चलिए मालिक, शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना और देखिएगा मेरी टेक्निक क्या है। अगर एचआरए का एक साथ हमारे चारों आइटम चेंज हो जाते हैं तो सर चारों आइटम कौन से? तो सबसे पहले चलो एचआरए का फॉर्मूला लिखता हूं। हमारा इस तरह से सॉल्यूशन शुरू होना चाहिए दोस्तों, है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए फॉर जो भी एसएससी का नाम हो अपना वो लिख देंगे, और फॉर असेसमेंट ईयर 22-20। यस मेरे दोस्तों। फिर हमने क्या सीखा था बॉस? ये सीखा था कि पहले तो फटाफट फार्मूला लिखो बिना सोचे समझे। लिखो फार्मूला, लिखो अमाउंट एक्चुअली रिसीव, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड या अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, ऐसा कर दो एचआरए रिसीव्ड। मैंने आपको हमेशा बोला है एक लाइन आपको गैप देना ही देना है। फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अगर आता है एचआरए का तो एक बार में सॉल्व करना है अपने को 10 से 12 मिनट में। दूसरी स्टेप रेंट पेड। मैंने आपको ये भी बोला है आईसीआई की कॉपी थोड़ी सी छोटी होती है, लेस 10% ऑफ सैलरी। इस तरह से लिखना ताकि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने पड़ जाए जगह कम ना पड़े। और थर्ड वन इज 40% और 50%, ये नॉन मेट्रो मेट्रो। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन होना चाहिए पढ़ने से लेके लिखने तक। ओके, मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है एचआरए का क्वेश्चन तो है ही। अब रही बात कि यहाँ कितने कॉलम बनेंगे, समझते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने बोला था पेंसिल उठा लेना भैया, ये मेरी पेंसिल है एग्जाम हॉल में। रफ में मैं 4 आइटम लिखूंगा कि मुझे मालूम है मेरे ये 4 आइटम में जब भी चेंज आएगा तब एक नया कॉलम बनेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन शुरू। सबसे पहला आइटम है एचआरए, दूसरा है सैलरी, तीसरा है सिटी, बोलो, चौथा है रेंट पेड। इन 4 आइटम्स में जब जब बदलाव आए तो आप रफ में पेंसिल से 4 लिख लो और इसकी डिटेल से इतने बड़े क्वेश्चन को यहीं पे शॉर्ट कर लो, दूसरी बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। देखिए, मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्सवाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ओके, ये मेरा वर्किंग नोट चल रहा है। मेरा मेन शीट पे मैं लिख दूंगा बेसिक सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ डीए एट द रेट 100% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, ऐसा तो डीए किस तरह से दिया जा सकता है मालिक? या तो रुपए में डायरेक्ट दे देते हो कि डीए जो है 5,000 रुपए है, कोई बात नहीं दिया तो अपने को क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला 100% ऑफ बेसिक सैलरी, तो क्या इतना सा मैच नहीं कर पाएंगे हम? क्या इतना सा मैच नहीं कर पाएंगे हम? बेसिक सैलरी है 10,000, उसका 100% मतलब 10,000, तो बोलो भैया डीए भी कितना है? ये जो है वो 10,000 रुपए है। अरे बोलो रे, अरे क्या इसमें तो नहीं उलझ गए? इसमें से 50% जो है वो कंडीशनल है, तो हमने लिख दिया 5,000 रुपए पर मंथ। जो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बनता है उसको हम कंडीशनल बोल रहे हैं। शॉर्ट में बार बार इतना कौन बोलेगा? एग्जाम में तो एक ही बार लिखना, तो पूरा लिखेंगे विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो मेरे मालिक ये हो गया 10,000 और उसका आधा 5,000 रुपए एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। ध्यान से सुनिए, डीए के लिए 2-3 वर्ड्स। एक हो सकता है डीए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये आप लिख लें भैया कहीं पे, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब भी क्या है? ये कंडीशनल वाली बात कर रहे हैं कि कितना हिस्सा कंडीशनल है। अगर वो बोले डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा हुआ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भी आप समझ जाना ये कंडीशनल की ही बात कर रहे हैं। ये नोट कर ले भैया कहीं पर। तो या तो रिटायरमेंट बेनिफिट वर्ड यूज कर लेंगे या एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज कर लेंगे। तो आपको हिंट दे दी कि उसमें से टोटल में से इतना परसेंटेज रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, कंडीशनल जिसको हम बोलते हैं। मैं सिंपल भाषा में बार बार अभी क्या बोलूंगा, डीए कंडीशनल ब्रैकेट में सी, है ना। एग्जाम में आप एक ही बार करोगे इसलिए पूरी लाइन लिख देना, ये नोट कर लें एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 डाटा मैंने ऑलरेडी लिख लिया, समरी बनाना शुरू कर दी। कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ ₹6,000 पर मंथ। ओके, ये लिख लिया 6,000 पर मंथ। फिर बोला उसने विच वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ। पहला चेंज विच वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। हम क्या बोलते हैं, जब से चेंज आया तब से नया कॉलम बनाएंगे, तो जनवरी से हो गया 7,000।
ये लिख लिया मैंने, अभी कॉलम मत बनाना, पहले लिखो, क्योंकि कॉलम तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही बना पाऊंगा मैं। ये पहला चेंज दिख गया मेरे को जनवरी से, जनवरी 22 से। ओके, आगे पढ़ो भैया। He also get an increment of 1000 per month in his basic salary। ओ सैलरी बदली है भैया, सैलरी बोलो, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी? बेसिक सैलरी थी 10,000। बेसिक सैलरी अंदर लिख लो भले जरा सा। बेसिक सैलरी 10,000 थी, तो मतलब डीए भी कितना होगा? 5,000 का 50%, सॉरी डीए भी होगा 10,000 और उसका 50% कंडीशनल, तो हम 50% सी लिख देंगे अभी, चलेगा। अपने लिए लिख रहे हैं ना, अभी शो थोड़ी ना कर रहे हैं। सैलरी कब से बदली मालिक, देखो जरा सा। सैलरी में इंक्रीमेंट आया है फ्रॉम 1 फैब। फैब से इंक्रीमेंट आया है, जब से नया चेंज होगा तब से एक नया कॉलम बनाएंगे। तो फरवरी लिखो पहले, तो मंथ लिखो, चेंज आया कब से। कितने? 1,000 का इंक्रीमेंट है, मतलब कितनी हो गई मालिक? 11,000, और डीए भी कितना हो गया? 11,000, और इसका 50% कंडीशनल है। आगे, रेंट पेड बाय हिम, रेंट की डिटेल आ गई है बॉस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज एज अंडर। अप्रैल और मई उसने कोई पेमेंट नहीं किया, बोलो अप्रैल और मई नो पेमेंट। तो चेंज कब से आया? जून से। जून से अक्टूबर, अच्छा जून से अक्टूबर उसने अलग रेंट पे किया भाई, 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपीज। का मतलब नवंबर से फिर चेंज आया है, नवंबर से मार्च 8,000 रुपए। ये सब क्वेश्चन में यही कंसाइज कर लेना। अब बचा सर मुद्दा सिटी का, तो एक गाजियाबाद एक दिल्ली। तो अप्रैल और मई में तो कोई सिटी है ही नहीं, तो पहला चेंज वापस कब से आया? जून से। देखो आराम से, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए। सिटी के लिए भी चेंज आया पहले कब? जून से। जून से अक्टूबर। आप नॉन मेट्रो में थे तो यहाँ लिख लेना 40%। सिटी विटी का नाम मत लिखना, रेट लिखना ना। तो दिल्ली आ गए हो आप नवंबर से, तो यहाँ लिख देना 50% का रूल लगाएंगे हम। अब क्या हुआ, इतने सारे चेंजेस हैं दोस्तों, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ कि डीए को क्या क्या करके बुलाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, अब चेंजेस बहुत हैं। अब मैंने यहाँ फॉर्मेट तो लिख लिया, आप जानते हो मैंने बोला था आपसे फॉर्मेट में एक छोटी सी मुझसे गलती, मैंने पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बनाया। पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमको मंथ भी लिखने हैं। थोड़ा बड़ा कॉलम बना लिया। बोलो भैया। अब इसमें शुरुआत किससे कर रहे हैं? अप्रैल से। और एंड किस पे करना है सर? मार्च से। मार्च अभी मत लिखो ना, कितने कॉलम बनेंगे उस पर डिपेंड होगा। अब तुम देखो बदलाव कब कब हुए, देखो पहला बदलाव आपको कब दिख रहा है? तो पहला बदलाव दिख रहा है जून में। इसका मतलब एक कॉलम बन गया अप्रैल से, लाइन खींच दो। तो अगला चेंज अपन क्या रूल बोल रहे हैं? थंब रूल बोलो सर, जब से चेंज आया। दिमाग बहुत शांत रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। आप एक एक स्टेप करोगे आराम से होगा। जब से चेंज आया जून। ये जून वाली कहानी गई क्या? देखो जरा, जून वाली कहानी कट गई यहाँ से और यहाँ से, है ना। ये दोनों में ही जून से चेंज आया था, तो एक ही बार चेंज बनाएंगे। फिर अगला चेंज कब आया? नवंबर। चलो देखो चेक करो, अगले चेंज में एक है जनवरी, एक है फरवरी, एक है नवंबर। ये दोनों नवंबर से बदले थे, सीटीबी और रेंट भी। तो अगला चेंज नवंबर से है, ये हो गया नवंबर। एक नया कॉलम बना लिया मैंने भैया। चलो नवंबर के बाद अगला चेंज कब आया? जनवरी। मैंने ये नवंबर काटा। काट क्यों रहा हूँ? अरे ताकि हाँ कि इसका कॉलम बना लिया मैंने, अपने लिए कर रहे हैं ये सब, अपन चेकर के लिए नहीं कर रहे हैं, आखिरी में रब करेंगे। अगला चेंज जनवरी, और जनवरी, जनवरी के लिए चेंज एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अगला चेंज फरवरी, और कॉलम, एक और कॉलम आएगा भैया, एक और कॉलम आएगा फरवरी। अब और कोई चेंज नहीं सर, वापस मार्च में कोई चेंज नहीं है, तो उल्टा लिखो, अब यहाँ पे आएगा मार्च। आप मेरा तरीका समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मुझसे गलती नहीं होती है मोस्टली। जनवरी तो लिख ही लिया, फिर क्या लिखे? दिसंबर। नवंबर लिख लिया, फिर क्या लिखे? अक्टूबर। जून लिख लिया, फिर क्या लिखे? मई। ये हो गए 2 महीने, ये हो गए 2 महीने, ये हो गया 1 महीना, ये हो गया 2 महीने, ये हो गया 5 महीने। मल्टीप्लाई करने के लिए मंथ लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में गलती ना हो। ये तो मैंने कॉलम से ही डिवाइड कर ली, इसकी खुशी। यहाँ क्या लिख रहे? विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। यहाँ एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगा, इसी के नीचे लिख रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड, इसी के नीचे लिख रहे हैं अमाउंट टैक्सेबल। ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे।
लेकिन इसके बाद मुझे इंपॉर्टेंटली चाहिए सैलरी। यस, क्योंकि बिना सैलरी के मेरे 2 स्टेप तो पूरे होंगे ही नहीं। यस, लिखा फॉर्मेट ऐसा। अगला टाइटल, सैलरी फॉर एचआर। 2 लाइन छोड़ के लिखना, मेरे पास जगह कम है, या चलो आप बोलो तो मैं भी पेज बढ़ा लेता हूँ यार। क्या बात है यार, पेज बढ़ाना तो अपने हाथ में है। तो डिटेल में ऊपर ले आता हूँ मेरे लिए सारी। ताकि मुझे भी डाटा देखने में आसानी हो। चलो साहब, बोले चल, ये तो हो जाएगा अपना क्या, तो हो जाएगा अपना अमाउंट टैक्सेबल वगैरह सब। सॉरी, हमने क्या बोला था, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआर। ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट, मतलब उसी का पार्ट है, अलग से नहीं लिख रहे। लेकिन ये सैलरी सिर्फ किससे निकाल रहे हैं, एचआर के लिए। बोलते जाओ, सबसे पहला सर बेसिक सैलरी। जल्दी जल्दी लिखो, फार्मूले में देर नहीं लगनी चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो बी डी ए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ाएंगे हम यहाँ पर, एग्जाम में भी थोड़ा सा रफ भी लग जाएगा, चलेगा। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये हमने लिख दिया। अब कितने कॉलम की बात हुई थी अपनी, सर जितने कॉलम ऊपर होंगे उतने ही नीचे एक्सटेंड कर लेंगे, ताकि उतने की सैलरी निकाल के हम सीधे कैलकुलेशन कर दें, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहुत शांति से करोगे, आराम से 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट तक में चलेगा मुझे, क्योंकि फिर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम। हाँ, 40 मिनट नहीं लगने चाहिए, है ना, पहली बार किया हो तो बात अलग है। ये कॉलम वालम सब डिवाइड हो गया मालिक, मैंने फार्मूला वार्मूला सब लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, एक एक डाटा उठाना है और शांति से कि यह इसमें चेंज कब से आया, जनवरी में पहले 6 था, फिर ये 7 हुआ। इतनी सी बात को दिमाग में रख के मेरे को डाटा फिलिंग शुरू करनी चाहिए। लाओ भैया, सबसे पहले एचआर इंस्टीट्यूट 6,000 था भैया अप्रैल मई में, 6 इंटू 2 12,000। सेकेंड में लिख दो 6,000 इंटू 2, एक लाइन छोड़ी हमने इसीलिए। फिर 6,000 इंटू 5 3,000, इतना तो ओरली कर ही लेंगे हम। फिर चेंज कब से आया मालिक, जनवरी से। ओके चलो, और अभी 6,000 इंटू 2 12,000। जनवरी से एच आर ए हो गया 7,000, तो 7,000 इंटू 1 7,000 इंटू 2 14,000। इस तरह से हमने एक कॉलम पूरा फिल कर लिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं, क्या लेना है, रेंट पेड। लाओ, ये वाला कॉलम हो गया, रब कर दो, खत्म किस्सा इसका। रेंट पेड पे आओ। रेंट पेड भाई अप्रैल मई में तो जीरो है, अप्रैल और मई में तो नील है। चलो ठीक है, ये अप्रैल मई, जून से लेके अक्टूबर तक 6,000 रुपये पर मंथ। करो मल्टीप्लाई, 6,000 इंटू 5 इक्वल टू 30,000। और चेंज कब से आया इसमें, नवंबर से ही चेंज आ गया भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन शॉर्ट करने का फायदा समझ पड़ रहा है आपको, इनको शॉर्ट करने का फायदा समझ पड़ रहा है। जून से अक्टूबर 6,000 यही लिख लिया था, सिटी तो बाद में आएगी, सिटी वाला रोल तो भी है ही नहीं। नवंबर से 8,000 हो गया था, तो ये हम यहाँ पे आराम से डाटा फिल कर सकते हैं कि नवंबर से 8,000 है, तो 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 1, 8,000 2 इक्वल टू 16,000, 8,000 इक्वल टू 16,000 माइनस, बोलिए हाँ या ना, माइनस। चलो तीसरा डाटा ये गया अपना, रेंट पेड का डाटा फिल हुआ, रब कर दो। अब बचा अपना क्या सर, सैलरी निकाले बिना अब आगे का कैलकुलेशन नहीं होगा, तो लाओ सैलरी में लिखो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी चेंज कब से हुई थी सर, फरवरी से। इसका मतलब मैं यहाँ तक तो एक जैसी ले ही सकता हूँ, जनवरी तक तो 10,000 की बेसिक सैलरी, बोलते जाओ कितना लेना है। यहाँ पे भी आप चाहो तो मंथ्स का टाइटल लिख सकते हो, ताकि ऊपर ना देखना पड़े कि यहाँ 2 मंथ्स हैं या 5 मंथ्स हैं ना। यहाँ पे 2 मंथ्स हैं, यहाँ पे 1 मंथ है, और ये 2 मंथ्स। एक बार गिन लेना टोटल 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में 12 महीने उसने काम किया है तो। हाँ, नौकरी अगर जुलाई में लगी, जॉब ही जुलाई में लगा, तो फिर 12 कैसे होंगे। बोले 10,000 है तो 10,000 इंटू 2, है ना, 5, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 2, और 10,000 इंटू 1। हमने एक लाइन छोड़ी है, और सैलरी बढ़ के हो गई है 11,000। 11,000 इंटू 2। डाटा फिलिंग में तो मुझे नहीं लगता है, अगर आप आराम से कर रहे हो
तो कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। हम अगर जल्दबाजी करेंगे, शांत नहीं रहेंगे, काम इनपुल होकर नहीं करेंगे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं भी मैथमेटिकल मिस्टेक करेंगे। अच्छा खास बात, गलती इनकम टैक्स की नहीं हो रही, फार्मूला वार्मूला सब प्रॉपर है आपके, ये डिवीजन भी आपने प्रॉपरली कर ली है ना। आराम से करना पड़ेगा ये डिवीजन, क्योंकि यहाँ से गलत हुआ तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मैंने क्या करा, समरी बना ली थी। मैंने क्या देखा, पहला चेंज कब आया, मैंने देखा पहला चेंज जून में आया था, दूसरा चेंज नवंबर में आया, तीसरा चेंज जनवरी में आया, चौथा चेंज फेब में आया, उतने उतने कॉलम बनाए। हाँ, ध्यान रखना इस बात पे। चलो इक्वल टू अभी लिख लेंगे डीए। डीए अपने को लेना है जितनी सैलरी थी उसका 50%। एक काम करो यार, यहाँ पे तो लिख ही लो ना यार। 20,000, एक लाइन छोड़ी थी हमने, 50,000, 20,000, 10,000 और 22,000। अब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं डीए 100% है, जितना बेसिक है उसका 50%। तो अपन इसका 100% डीए मानेंगे, 20,000, 50,000, और इसका 50% कंडीशनल है या पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो सीधे ही क्या कर दो, 10,000 का 50%, 25,000, 20,000 का 50%, 10,000। बोलो हाँ या ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है सर डीए इज 100% ऑफ बेसिक सैलरी, तो जितनी बेसिक उतना डीए, तो 10,000 का डीए आ गया। रुपए की जगह इन्होंने परसेंट दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन मैथ्स निकाल लेंगे इतना सा। उस 100 में से 50, तो जितनी सैलरी है उतना ही डीए है मालिक, जितनी सैलरी उतना डीए, जितनी सैलरी उतना डीए, उसका 50% निकालना है आपको। 10,000 का 50%, 5,000, 22,000 का 50%। क्या है? अगर आपको लगता है एग्जाम में इतने कॉलम के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो इस फॉर्मूले को और श्रिंक करें, तो नीचे नीचे लिखते जाएं, ऐसे ऐसे लाइन बढ़ाना ताकि ये वाला कॉलम गड़बड़ ना हो, कॉपी छोटी भी लगे अगर आपको, तो आप ये जो इतना लिखा है ना, इसको और पर्टिकुलर को छोटा कर देना, क्योंकि मेन कैलकुलेशन शो करना है, फार्मूला तो आप लिख ही दोगे। ये हो गया साहब। कमीशन है नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कुछ दिया है क्या क्वेश्चन? हाँ दिया है, मैंने लिखा ही नहीं है। अपन ने अप्रैल में ये लिख लिया, ये लिख लिया, उसकी सैलरी निकालने का बोला तो ये छूट गया था अपने से। आखिरी लाइन पढ़ना, ग्रॉस सैलरी बोली है, इस वाली लाइन का भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, फिर तो आप सिंपल कैलकुलेशन करें। ये लाइन कब पढ़ेंगे हम, ये वाला लाइन कब समझ में आएगा, जब पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा, सबसे आखिरी लेक्चर इसका होगा। चलिए मालिक, तो कमीशन वमीशन तो है नहीं, लाओ भैया सैलरी बताओ। 20 और 10 30,000, 50 और 25 75,000, 30,000, 15,000, 37,000। बोलो, बोलो मालिक। ठीक, अब डाटा फिलिंग शुरू करो। चलो अब मुझे बताओ, इसमें डाटा फिल करना है क्या कुछ? ये एग्जाम्शन नील हो जाएगी यहाँ सीधी, बोलो ना। एग्जाम्शन सीधी नील कर दे, क्यों? सर रेंट पेड है ही नहीं ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रैल और मई वो अपने पेरेंट्स के साथ था, तो ओके, रेंट पेड जीरो, जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग, जीरो, जीरो में से इन तीनों में से कम क्या है, जीरो। बस यहाँ लिखो अमाउंट रिसीव्ड, 12,000, 30,000, 12,000। डाटा फिलिंग है 14,000, ऊपर से नीचे लिखा है अमाउंट टैक्सेबल 2 - 1, तो 2 कर देना, उसको बाद में 1 कर देना। यहाँ टैक्सेबल ही कितना आ गया, 12,000 आ गया ना, क्योंकि कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है। बोलो, तो आप यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और कैसे शो कर सकते हैं बताता हूँ। सेकंड वाले पार्ट पर 10% ऑफ सैलरी मालिक की सैलरी कितनी, 75,000, 75,000 का 10%, 7,500 इक्वल टू। अब ब्रैकेट में अगर जगह हो तो शो कर देना यार कि 10% ऑफ 75 लिया, वरना मत करना, जगह कम हो तो क्या करेंगे, क्योंकि अब जगह फिर या तो और एक लाइन छोड़ना, मतलब 4 लाइन छोड़ना, रेंट पेड का कैलकुलेशन, उसका अमाउंट, 10% ऑफ सैलरी उसका अमाउंट, और फिर फाइनल इक्वल टू वाला अमाउंट, ऐसे 5 लाइन छोड़नी पड़ेगी फिर अपने। अभी अपन चाहें तो करते हैं 10% ऑफ 25,000, पर बहुत हौच पौच हो रहा है ना एग्जाम के एंगल से। यस, या तो यहाँ पर आप जगह क्रिएट करो, यहाँ जगह क्रिएट करो 2-3 लाइन और। ध्यान रखना ये सब सीखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो अपन रेंट पेड के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लेस 10% ऑफ सैलरी के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर फाइनल एक कैलकुलेशन इक्वल टू वाला शो करेंगे। तो 5 लाइन छोड़ सकते हैं इस इतने से फॉर्मूले के लिए।
अब अभी तो अपन ने यार रेंट पे डे की लाइन में लिख दिया, भी नहीं लिख पाए, 30 नीचे लाना पड़ा, जैसे 16 लाना पड़ा मुझे नीचे, है ना। तो इस तरह का होना चाहिए कुछ कि यहाँ पे कुछ गैप है मेरे पास, यहाँ पे फिर गैप है मेरे पास। बोलो, आ रही है बात समझ में? तो अभी हाल फिलहाल मैं 10% का डाटा डाल नहीं रहा हूँ, सीधे आंसर निकाल रहे हैं, माइनस करेंगे 7,500। अभी माइनस मत करना, कैलकुलेटर एक ही बार उठाएंगे। 16,000 में से माइनस करो, सैलरी कितनी है? 30,000 का 10%, 3,000 रुपये। 15,000 का 10%, 1,500 रुपये। 35,000 का 10%, 3,300 रुपये। यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे आप, ये ब्लू को अभी इक्वल टू। अब बताओ सीटी क्या है, बताओ सीटी वाले डाटा पे आते हैं। सैलरी वाला कैलकुलेशन मेरा पूरा चला गया, अब इसको रब कर दो। अब बची सीटी। सीटी अप्रैल महीने में तो कोई यूज की है ही नहीं। जून से अक्टूबर में 40% वाली सिटी में था, सिटी के नाम से क्या करूंगा, 40% में था, बहुत है तो निकालो 40%, 75,000 का 40%। अब क्या करना, चूंकि तुम 40 निकाल दो तो 40 वाले कॉलम में लिखना, 50 निकालो तो 50 वाले कॉलम के सामने लिख देना। 40% ऑफ 75,000, 30,000। कब से चेंज हुआ? जून से अक्टूबर 40 और नवंबर से आ गए थे वो 50 पे, तो नवंबर ये रहा अपना नवंबर, ये वाले कॉलम में 50 निकालना है, इसके सामने लिखना है 50% ऑफ 30,000 इक्वल टू 15,000। ऊपर का कॉलम भी का है तो खाली जाने में वो करना है 50% ऑफ 30,000 इक्वल, फिर बोलो 15,000 का 50%, 50% ऑफ, फिर 50% का 33,000 इक्वल टू 500। ठीक, चलो विच एवर इज लेस बोलो। सर ये 30 है तो निकालना है डाटा 22,500। पहला आंसर 30 है, मैं कलर चेंज कर के लिए ग्रीन। 30,000, 22,500 और 30, बोलो विच एवर इज लेस। 30,000, 22,500 और 30, विच एवर इज लेस इज 22,500। अमाउंट रिसीव्ड 30,000, इन दोनों को माइनस कर दो। दूसरा, तीसरा निकालो 12,000, 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13,000 और 15,000। अब एग्जाम में आप ऐसा कर पाओगे या कुछ? एग्जाम में मत करना कि पेंसिल लेके उसको डार्क कर दिया, तुम तुम्हारे हिसाब से आराम से देख लेना। इसीलिए मैंने बोला था गैप छोड़ छोड़ के करना, क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पूरा पेज या अगला 1.5 पेज भी कवर कर लेना। तो अभी तो 12 है, फिर ये 13 है और 15 है, तो 12 ही लेंगे, बोलो ना। फिर अगला बोलो, एक ये 7,000, एक ये 7,500 और 8,000 माइनस 6,000, ये रहा। लेस क्या है, 6,500 इज द लेस अमाउंट। चलो फिर ये 14,000, 16,500 और 16 माइनस 3, 12,700 रुपये। चेक कर लो, 14,000 रुपये, 16,000 रुपये, नहीं 14,000 रुपये, 12,700 और 16,500। आपको दिख रहा होगा कि डाटा इतना सारा देख के हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर गैप नहीं छोड़ा तो। ये प्रॉब्लम कहाँ से होगी, मैथमेटिकली होगी, अब जो भी होगी। 14, 12,700 और 16,500, 12,700। अब सब कुछ ईजी निकाल लें भैया, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल टू माइनस 12,000, 7,500 नील, 7 माइनस 6,500 इक्वल 500, 14 माइनस 30 13। टोटल टैक्सेबल बेचारे, टोटल लगा 12,000 प्लस 19,500, 20,000, 21,300, 21,300। चेक कर लें अपना आंसर, क्या आंसर कर रहा है, ये रहा आंसर 21,300। ठीक, अब इस 21,300 को कहाँ लेके जाओगे सर? मेन शीट पे लेके जाएंगे। मेन शीट का टाइटल बोलो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर्म्स
ऑफ इनकम। फिर या ग्रॉस सैलरी पूछा है ना, तो ग्रॉस ही लिखो, फिर इनकम मत लिखो। इनकम मतलब नेट होता है, नेट हो जाएगा फिर ग्रॉस सैलरी फॉर जो भी एसएससी, फॉर एसएससी। दो कॉलम, एक तरफ पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन में मुझे मालूम है बेसिक और डीए तो था ही, वो तो लेना ही था। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में इनकम के नाम पे? बेसिक दिया हुआ है, ये लो सबसे पहले। अब इसमें कोई कॉलम वालम मत बनाना, बेसिक सैलरी बोलो। सर कुछ समय के लिए 10 थी, 10,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस 11,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ, तो ऊपर से देख लो, हमने यहाँ निकाली तो है, ये रही बेसिक, ये सब ऐड कर लो। 20,000, 50,000, 70,000, 90,000, 1 लाख, 1,22,000। यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो 1,22,000। तो बताओ यहाँ 11,000 कितने महीने थी? 2 महीने थी, इंटू 2 इंटू 10, देख लो आ गई। बेसिक तो ऊपर तुमने मल्टी अलग अलग टुकड़े किए ना, तो नीचे उतने कॉलम मत बनाना। नीचे क्या करोगे, मेन शीट पे कॉलम बना के। टोटल चाहिए ना अपने को दादा। बोलो रे भाई। इसके बाद क्या है सर, डीए है, तो डीए भी ऊपर से ही ले सकते हैं, लेकिन अपन क्या ले सकते हैं, 10,000 इंटू 10 का 50%। बोलो ना। सॉरी सॉरी, यहाँ तो फुल आएगा, तो फुल आएगा मेन शीट पे, तो फुल आएगा 10,000 इंटू 10, यही आएगा सेम, प्लस 11,000 इंटू 2। क्यों सर? अरे मेरे दोस्त, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखो, ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू डीए एट द रेट 100% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेन शीट पे टोटल इनकम कितनी है उसकी, टोटल इनकम वही है जो उसकी बेसिक है, उतनी की उतनी है। फिर अगला हमने बोला एचआर है, जिसके लिए हमने बनाया वर्किंग नोट 1, और हमने अभी टोटल निकाला था इस दिन। और कोई इनकम देख लो है क्या? सर ये बेसिक हो गई, डी हो गई, ये तो कंडीशनल का यूज था उधर एचआरए में। एचआरए मिल रहा है तो एचआरए टैक्सेबल कर दिया, बाकी सारी डिटेल एचआरए की थी, और कोई इनकम है नहीं, और कोई अलाउंस है नहीं, और कोई परक्यूसिट है नहीं, टोटल लगा दें। अगर वो मेरे से बोल दे कि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो, मैं यहाँ से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा? यस, मेरा फाइनल आंसर और निकाल सकता हूँ मैं चाहूँ, 215 300 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 3 ए मैक्सिमम 3,000। बोलो क्या इस तरह से हम कर पाएंगे? मुझे क्वेश्चन कराने में करीब करीब 20 मिनट लगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मतलब आप आधे टाइम में 15 मिनट में एटलीस्ट कर सकते हो, आपको किसी को समझाना नहीं है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि जब तक आप क्वेश्चन को छोटा नहीं कर दो, इन्होंने कैसे किया वो छोड़ देना, इनका आंसर तुम्हारा आंसर मैच मत करना। इन्होंने ये पहले बेसिक लिया, हर एक महीने का लिया, और आखिरी में मल्टीप्लाई किया यार, ये नंबर ऑफ मंथ आखिरी में करे इन्होंने, पहले पर मंथ ले लिया, ये निकाल ली सैलरी। यहाँ पे क्लोज करना, इनके हिसाब से करना हो तो पहले यहाँ क्लोज करना, इन्होंने पहले सैलरी का कैलकुलेशन किया है, सैलरी निकाली। फिर इन्होंने ये रेंट पेड लिख लिया सबका। फिर इन्होंने एचआरए का लिस्ट का फार्मूला लगाया, ये डिटेल डिटेल नोट करी इन्होंने भी ये क्वेश्चन में, ताकि ये डाटा उठा के नीचे ला पाए। आप भी ऐसा चाहो तो करो, वरना मत करो। इन्होंने रेंट पेड यहाँ अलग से शो किया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ अलग से 4 कॉलम बना देना, 4 लाइन छोड़ देना यहाँ पे, तो यहाँ शो करना। ऐसे ही एचआरए का भी अलग अलग शो कर दिया उनने, ये डाटा शो हुआ है, किसी के लिए सॉल्व नहीं हुआ है। ये तो इन्होंने कैलकुलेशन करके ऊपर रख लिया, ताकि नीचे अब एचआरए का कैलकुलेशन करते समय ऊपर से ये डाटा उठा उठा के यहाँ रख दे। देखो, है ना, ऐसा अपन चाहें कर सकते हैं। और एक वर्किंग नोट बना दो यार, अलग से क्या जा रहा है। वर्किंग नोट 1 के 3 पार्ट हो जाएंगे, एबीसी। बोलो ना। सेक्शन अभी हमने याद नहीं किया एचआरए का, सेक्शन याद करना हो तो 10:30 में कोड करने की कोशिश करेंगे। पहला, इन्होंने जिसमें पेरेंट वाला कॉलम जो था उसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ से सिर्फ एक चीज लिख चुके थे, ये वाली। काटा पिटी मत करना, लिख दिया ना, कोई बात, नील लिख के छोड़ देना, ठीक। और यहाँ नील लिख ही दिया तुमने, पिटी नहीं करूंगा, लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। बोलो भैया। तो इन्होंने अब यहाँ से निकाला, ये इन्होंने पूरे ही खाली छोड़ दिया, नॉट अप्लीकेबल लिख दिया। आप भी चाहो तो नॉट अप्लीकेबल लिख देना, ये नील और ये टैक्सेबल। फिर इन्होंने अमाउंट इस तरह निकाला, एचआर एक साथ ये ऊपर से निकाल निकाल के रखा, फिर रेंट पेड ऊपर से ले आया ये डाटा, ये वाला।
और फार्मूले से सीधे सॉल्व कर दिया इन्होंने। 10% ऑफ सैलरी वगैरह यहाँ पे शो नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन टिपिकल है। यहाँ सिर्फ एक या दो चेंजेस होते तो आप वो भी शो करते, इसलिए मत करना। बहुत सारे कॉलम्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स, मत शो करना। इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके रखा, अपन भी कर देंगे। इन्होंने ये सब समझाया, अपन ये नहीं समझाएंगे। रेसिडेंस हमने पहले 40 लिया, बाद में 50 लिया, बस चाहो तो नीचे एक लाइन और लिखो ना। टोटल लेकर एच आर आ गया 21,300। बोलो भैया। तो ध्यान रखने वाली बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको 15 20 25 मिनट लगे होंगे पहली बार में, चलने देना। जिसको जैसा समय लगा कैलकुलेशन करने में चलेगा। 25 मिनट 20 मिनट एग्जाम में लगनी चाहिए, 15 से 20 के अंदर हो जाना चाहिए। इसे 12-13 नंबर अगर जुगाड़ में तो 20 मिनट देना कोई बुरी बात नहीं, गलत मत करना, इजी पार्ट है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे, आप करना। इलस्ट्रेशन 1 भी एचआरए के लिए। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। फॉलोइंग रिसिप्ट्स बोल दिया मतलब सैलरी है भैया, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है भैया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखना क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला कि सैलरी है। बेसिक पे दे दिया, डीए दे दिया, कमीशन दे दिया, मोटर कार दे दी, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। आपसे पूछा सिर्फ एचआरए है, पूछा सिर्फ एचआरए की एग्जाम्पशन है। एज्यूमिंग की वो रेंट पे कर रहा है 16,000 रुपए पर मंथ, ओके, ये मेरा रेंट पेड है। एकोमोडेशन कानपुर है, ओके। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन ने बोल दिया। लाओ, मेरा 4 आइटम क्या है? तो मेरा ये हो गया मेन शीट। ध्यान से देखना भैया, क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ मैं तो आप। ये मेरी कॉपी है, ये है मेरी मेन शीट। मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन 1, फिर लिखा सॉल्यूशन। अगर आप फॉर्मेट नहीं लगा पाए एग्जाम में तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर सॉल्व करने में भी दिक्कत है। टाइटल डालें कंप्यूटेशन ऑफ। अभी वो सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? टैक्सेबल एचआर है, मैं पूरा करवा रहा हूँ। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, तुमने नहीं कराना पूरा, मैं करवा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर मिस्टर राज फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। एक हो गया पर्टिकुलर, एक हो गया रुपीज। चलो भैया, क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या दिख रहा है? बेसिक। ये बेसिक डाल दो यार, मेन शीट पे डाल दो। 12,000 40,000 इंटू 12। इसको क्या दिक्कत है? एचआरए का तो आखिरी में देखेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया? जिस समय जो कर लो वो कर लो। मेन शीट पे तो पूरी सैलरी जोड़नी, तो बेसिक तो पूरा लिखो। डीए पूरा ही आता है या तो 100%, चाहे कैसा भी हो, कंडीशनल हो नहीं हो। 6,000 इंटू 12 72,000। ये मेन शीट चल रही है मेरी। की सैलरी निकालने का बोलोगे तो मैं जोड़ूंगा ना पूरा डीए। कंफ्यूजन हो जाते, ऐसे सोचना कोई क्लाइंट आपके सामने बैठा है सैलरीड वाला, वो बोल रहा है मेरा डीए पूरा 6,000 जोड़ोगे कि आधा जोड़ोगे? मैं बोलूंगा भाई सैलरी में तो पूरा जोड़ूंगा ना। वो तो कैसी कैलकुलेशन में मैं रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हिस्सा जोड़ता हूँ। कमीशन तो लेना ही है, चाहे फिक्स्ड हो कि टर्नओवर। अभी इसमें टर्नओवर बेस्ड लिखा है कि नहीं सर? फिक्स लिखा है। तो सोचना क्या है, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था सर इसमें टर्नओवर वाला आएगा क्या? मैंने बोला भी था भाई नहीं पूछना चाहिए आपको मेरे से। जब टर्नओवर दिया ही नहीं है तो कंफ्यूज काहे हो रहे हो? परसेंटेज दिया है क्या? टर्नओवर दिया है क्या? तो काहे कंफ्यूजन भैया। हम्म। चल, फोर्थ, मोटर कार। ये मोटर कार की फैसिलिटी है भैया। आपके एक्सपेंसेस किसने बियर करे? एम्प्लॉयर ने। मोटर कार की फैसिलिटी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगी, अपन ने भी सीखा नहीं है। रुको एक मिनट। फिर हम निकालेंगे एचआरए। तो एचआरए का क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट 1। टाइटल डालो भैया, वर्किंग नोट। तो पहला 1, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआर। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआर, ये क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाना चाहिए। फार्मूला अपने को सबको मालूम ही है। एक हो गया पर्टिकुलर। फॉर्मेट पूरा रखना, इसीलिए स्पीड रखना भैया लिखने की। रुपीस कितने कॉलम बनो लाओ पहले चेक कर लो। फार्मूला तो लिख ही लो। अमाउंट एच आर ए रिसीव्ड, पहला फार्मूला। फिर एक लाइन छोड़ी हमने, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी। 3 कॉलम लिख लिए, बोलो भैया, है ना या ना? बोलो यार, सब प्रॉपर कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये फील्ड भी जब भेजूँ तो आप फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग बहुत प्रॉपरली देखो। ये मेरी कॉपी ऐसे चल रही है। हाँ, ये कॉपी के 2 पेज है, तुम पैरेलल मत कर देना, एग्जाम में आएगा भी नहीं। खैर मतलब आपको मैं अगर आपको समझाऊं तो ऐसा वाला पार्ट है कि ये वर्किंग नोट नीचे है। वर्किंग नोट नीचे की तरफ है ना। नीचे बोल लो, नेक्स्ट पेज पे बोल लो। मैं नेक्स्ट पेज इसलिए इमेजिन करवाता हूँ आपसे कि आपको ध्यान रहे।
आप कैसे छोड़ोगे जगह? अच्छा ये आपकी शीट है, चलो ये आपकी मेन शीट चल रही है, ये पूरी आपकी मेन शीट है, जगह कितनी छोड़ोगे? तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन देखते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड से इधर इधर से अगर क्वेश्चन या कहीं से भी जहां से भी क्वेश्चन शुरू करो पूरा पेज मेन शीट है, और अगले पेज से या और अगले पेज ये आपका अगर कॉपी है ऐसी, ये वाला पेज भैया, ये वाला पेज आप यहां तक छोड़ दो ना, अगले पेज का भी आधा पन्ना छोड़ के यहाँ वर्किंग नोट शुरू कर दो, तो ये खाली रह जाएगा आखिरी में, तो क्या आईसीआई मार्क्स काट लेगा क्या? ओ तुमने आधा पेज खाली छोड़ दिया, हमारे पैसे खराब कर दिए, मार्क्स काट लेंगे हम। अरे भाई अपन रिस्क नहीं ले सकते, अगर यहाँ मेन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ लाना पड़ गया, तो क्या काटोगे क्या क्वेश्चन पूरा? तुमको लग रहा हो जगह कम पड़ सकती है? अरे भाई आईसीआई थोड़ी नहीं बोल रहा है कि तुम वर्किंग नोट यहीं से शुरू कर दो, वर्किंग नोट मेन पेज से, नेक्स्ट पेज से जो शुरू कर रहे हो नेक्स्ट पेज से, उसमें थोड़ा और नीचे कर लो, यहाँ से कर लो, और 5-6 लाइन छोड़ दो, यहाँ से शुरू कर दिया। ये अक्कल अपनी चलनी चाहिए मालिक, ये अपना कॉमन सेंस है। अभी मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, या मैं कॉपी के एंगल से ही दिखाऊं? कॉपी के एंगल से ही दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास मेन शीट पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं दिखाने में। चलो और क्या क्या लिखा अपन ने मेन शीट पे, देखो मेन शीट पे ये सब लिख लिया। मेन शीट के आइटम हो, एचआरए का अपन वर्किंग नोट बना रहे, बोलो एचआरए रिसीव्ड हो गया पहला, दूसरा बोलो। बोलो भैया एचआरए बोलो, वर्किंग नोट। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, गलत, टैक्सेबल एचआरए। बोलो क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, कितने कॉलम बनाने मालूम नहीं है, इसलिए पहले इसको तो खींच ही लो इनको, फिर देखो चारों आइटम कितनी बार चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में मेरा पहला आइटम है सैलरी जो कि चेंज नहीं हुआ है, दूसरा आइटम है सिटी जो कि चेंज नहीं हुआ है, तीसरा आइटम है रेंट वो भी चेंज नहीं हुआ है, चौथा आइटम है मेरे लिए एचआरए वो भी चेंज नहीं हुआ है, एक जैसी चल रहा है 16 से, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, तो भाई सिंगल कॉलम से मेरा काम हो जाए, बहुत जगह मेरे पास। ए एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल एचआरए रिसीव। बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सेल, ये एक ही कॉलम है तो एक ही लाइन में। तीसरा 50% और 50% नॉन मेट्रो और मेट्रो। अब कैलकुलेशन शो करो यार, कैसे करोगे? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16,000 रुपये पर मंथ है सर, शो कर दो अंदर 16,000 12, पूरे 12 महीने के ही ले रहे हैं हर चीज अपन। रेंट पेड बताओ, रेंट पेड है सर, सॉरी रेंट पेड 16,000 है, मिला कितना? सारे कितना मिला? एचआरए इसको मिला सर 15,000 मिला, ओके 15,000 करो, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। रेंट पेड है 16,000 इंटू 12, इसी के नीचे लिख सकता हूँ मैं क्योंकि सिंगल कॉलम है, माइनस, फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए खुद का, 10% ऑफ, तो यहाँ सैलरी का डाटा चाहिए, मेरा आंसर है। सिटी बोलो, सिटी सर कानपुर है, तो मैं लिख दूंगा 40% ऑफ सैलरी का डाटा आ जाएगा, विच एवर इज लेस इज, यहाँ सामने फिगर लिख दूंगा मैं, फिर लिख दूंगा अमाउंट रिसीव्ड, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 1, फिर लिख दूंगा टैक्स 2 माइनस। अब जब मैंने ये लिखा, जब मैंने ये लिखा तो मेरे को इसी के नीचे सैलरी का कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए, मुझे इसी के नीचे सैलरी का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। बोलो भैया, इन शीट का फॉर्मेट आपका ऐसा आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी या ग्रॉस सैलरी जो भी पूछा हो, फॉर अच्छा फॉर ईयर वर्सेस, एक है पर्टिकुलर, तो क्लोज,
तो सिंगल कॉलम ही बनता है। तो पहला बेसिक सैलरी, डीए, तीसरा कमीशन, चौथा कार फैसिलिटी, पांचवा एच आर ए वर्किंग, तो वर्किंग टू करेंगे अगर का कैलकुलेशन अभी हमने सीखा है तो। बेसिक सैलरी एक बार और बोलो भैया, 40,000 रुपये पर मंथ, तो 40,000, 60,000, 6,000 इंटू 12,000, 2,000, कमीशन 50,000 पर एनम दिया है कि पर मंथ दिया है। सर ध्यान रखना, ये देखो इतनी सी बात पे आईसीआई कंफ्यूज करके 12 बजा देता है क्वेश्चन की। अब बड़ा गेम है यार, यहाँ सब पर मंथ है और ये डाटा उनने बीच में जानबूझ के पर एनम दिया। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, खट 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 खट, क्योंकि हम यहाँ लाइन से एक के बाद एक लिख रहे, तो वो भी यहाँ लिख देगा 50,000 इंटू 12। समझो, समझे, समझो, समझे कि आईसीआई कैसे झोल क्रिएट करता है। ये देखो, ये तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने की काबिलियत है। फिर ये लफड़ा रे, ये लफड़ा। हाँ चलो भैया, एचआरए 15,000 पर मंथ, ये हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। कार फैसिलिटी अभी रोका हुआ है हमने, सैलरी निकालना शुरू करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, अंडरलाइन करें इसको। जितने कॉलम ऊपर उतने ही नीचे। सर ऊपर एक ही कॉलम है तो इसी को नीचे कर दे। बोले भैया पहली स्टेप बेसिक सैलरी, दूसरी स्टेप डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एक एक लाइन छोड़ते हुए लिख रहे हैं भैया। एज की कमी मत करना घर पे, अगर तुमने घर पे ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो मान के चलना वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और आईसीआई बकायदा आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगला अटेम्प्ट देगा ना। फिर आईसीआई बोलेगा ठीक है नवंबर में तुम प्रैक्टिस करने आए थे, ओके, अगला अटेम्प्ट फाइनल दे देना, मई 23 दे देना ना। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ पड़े तो जो लिखा है वो करते जाओ। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 480 तो हो गया 40,000 इंटू 12। अब बात है डीए की, तो डीए की जानकारी लो भैया। डीए 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 वैसे कितना है, डीए वैसे 6,000 है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। 100% डीए, यस, क्योंकि कोई परसेंटेज दिया नहीं, तो जितना भी डीए है वो पूरा का पूरा किसका पार्ट बन गया। जितना भी डीए है भैया, कुछ लिखा है क्या कि 60% डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, उन्होंने लिखा डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब कितना डीए सर, पूरा डीए। तो सर 100% भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अपने को क्या प्रॉब्लम है भाई, जैसा क्वेश्चन मिले वैसा करने का ना। अपने को क्या, क्वेश्चन ने बोला डीए भाई 6,000, ओके, उसने बोला डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ओके, कितना, कुछ दिया नहीं तो 100%। दिया होता जैसे वो बोलते 60%, तो अपन 72,000 का 60% ले लेते। बोलो रे, अपने को क्या करने का, अपने को क्वेश्चन करने का रे। बोले भैया तो डीए कितना है, कितना कहाँ चला गया डीए यार, 72,000, 6,000 इंटू 12। अगर वो परसेंटेज दे देते तो अपन ने अभी 100% माना है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है ना। 72,000, अगर वो 60% बोलते तो शायद 60 लेते। कमीशन एज ए परसेंटेज टर्नओवर लेना है कि फिक्स्ड कमीशन लेना है। सर ये क्वेश्चन में फिक्स्ड कमीशन दिया है, ना टर्नओवर है ना परसेंटेज है सर। और कुछ समझ पड़े नहीं पड़े, ये तो समझ पड़नी चाहिए कि दिया ही नहीं है तो मैं कहां से टर्नओवर का परसेंटेज निकाल दूंगा। टर्नओवर कहां है, अल्लाह, इसको डैश कर देना। अरे मान लो कंफ्यूजन हो भी जाए तो भैया इंटोस खाएं, अक्कल लगाएं। ये हो गई सैलरी और एचआरए, सैलरी फॉर एचआरए 552 का 10%, 55,200, 5,52,000 और 5,52,000 और 40% निकाले भैया। कैलकुलेटर, CAL कैलकुलेटर लाइए मालिक। 16,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 192 और 192 माइनस 55,200 इज इक्वल टू 136,800। ओके, या नेक्स्ट 552,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 220,800। ब्रैकेट में whichever is less is exempt is equal to 136,800 is exempt. Amount received is equal to 180
लाइक 80, दोनों को माइनस कर लो, 180 माइनस 136,800 इज इक्वल टू 43,200। 43,200 इसको कहाँ ले आ सकते हैं, इसको मैं मेन शीट पे ले आ सकता हूँ। ये आ गई मेरी मेन शीट 43,200। अब अभी मैं इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, सर अभी अपन ने मोटर कार फैसिलिटी पढ़ा नहीं है, अगर ये पढ़ा होता तो उसका भी ट्रीटमेंट करते थे, यहाँ ग्रॉस सैलरी में वो भी आ जाता। तो अभी अपन ये ब्लैंक जगह छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं ना सर, उसमें क्या बुराई है, अभी अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अपना, अगर हम ग्रॉस सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी भी निकालना चाहते हैं तो। ये मेन शीट हो गई, ये वर्किंग नोट शीट हो गई, अपना कॉपी ऐसा होता है, यहाँ पे पूरा मेन किया, यहाँ पे पूरा वर्किंग किया, क्वेश्चन छोटा सा था ये, तो मुझे मालूम था एक पेज पे ही जाएगा 5 ही आइटम, तो अपन नेक्स्ट पेज से यहाँ से वर्किंग नोट वाला शुरू कर देंगे। देखो भैया ऐसा प्रेजेंटेशन जाना चाहिए मजेदार, तो मजा है फिर। ठीक मालिक, बोल लो यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर शिखांत है 2 सन्स, ओके, दो चाइल्ड है भैया इसके, इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ओके, of 150 per month and 70 per month, both his sons are going to school, okay, he also receives the following allowances। ये दो अलाउंसेज हो रहे हैं, उससे क्या पूछ रहे हैं आपसे, टैक्सेबल अलाउंसेस पूछ रहे हैं। तो अपन चाहें अभी ये हो सकता है इस क्वेश्चन में वो आपको बेसिक सैलरी डीए एचआरए और दे देते, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल देता बेसिक सैलरी 10,000 रुपये महीना है, डीए 5,000 रुपये महीना है, और एचआरए का ऊपर वाली कैलकुलेशन यहाँ नहीं दे सकते, ऊपर के 3 डाटा नीचे ले आओ और इस क्वेश्चन को ऊपर में जोड़ दो, एक नया क्वेश्चन। ऊपर अभी ऑलरेडी आप यहाँ तक तो निकाल ही चुके हो, ये अभी मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ तक तो निकाली ही है, और बढ़ाना पड़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्या है अपन क्या करते हैं, सैलरी में अलग अलग टुकड़े जोड़ते हैं, सिंपल। यहाँ वर्किंग नोट बढ़ते जाएंगे, यहाँ सैलरी थोड़ी और नीचे खसका देंगे अपन, अगर आप यहाँ बोलोगे कि और अलाउंसेज हैं, तो बताओ क्या इलुस्ट्रेशन 2 का यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ ऐड नहीं हो सकता, अगर मैं दोनों क्वेश्चन मर्ज कर दूं तो सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे इलुस्ट्रेशन 1 और इलुस्ट्रेशन 2 में मिक्स नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है, तो मैंने समझा दिया, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी लिख सकता है, ट्राइबल अलाउंस भी लिख सकता है, 3-4 अलाउंस नहीं दे सकता क्या, बिल्कुल दे सकता है, क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ते जाएंगे, अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो सॉल्व करने का, रे अपने का तो बढ़िया है ना, मार्क्स और इजी चीजों के मिलेंगे अपने को, तो लाओ करो सॉल्व। क्या फार्मूला है सर, देखो अपने कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अलाउंसेस होते हैं जो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं, उसमें से जो अभी हमारे पास अलाउंस है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसके लिए फार्मूला क्या लगता है, क्या सिखाया मैंने आपको ये सिखाया, हमेशा फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, हम लिखेंगे अमाउंट टैक्स एग्जाम्प्ट अमाउंट, ये टैक्सेबल ऐसा लिख दो, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टाइटल डाल दिया अपन वर्किंग नोट। फार्मूला क्या है सर, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड, लिमिट बोलो कितनी, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, whichever is less is एग्जाम, क्या कर लिया। अब अपने 2 चाइल्ड है भाई, तो अमाउंट रिसीव्ड दोनों का बोलो, एक का 150 है सर, दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे एक साथ, सर अलग अलग, कारण बताओ सर, 100 रुपीज पर मंथ, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये 150 रुपये बड़े की मिल रहे हैं, 70 रुपये छोटे की मिल रहे हैं, तो ऐसा लिख लेते हैं 150 इंटू 12 प्लस 70 इंटू 12, चलो ओके आपने ये तो लिख लिया, लेकिन जब एग्जाम्शन देने जाओगे तो एक लफड़ा पड़ जाएगा, एक लफड़ा पड़ जाएगा कि यहाँ लिख दोगे तुम 100 इंटू 12 इंटू 2, ऐसे ही बहुत बदमाशी करता है यार, जरा जरा सी बात पे बच्चों से गलती करवाता। क्या गलती हो रही है सर, 150 रुपए जब मिलता है तब तो 100 की एग्जाम्शन विच एवर इज लेस 100 है, लेकिन जब 70 रुपए ही मिल रहा है तो एग्जाम्शन 100 की कैसे दोगे सर, इसका मतलब दोनों बच्चों के कैलकुलेशन अलग अलग करने पड़ेंगे आप ना, जल्दबाजी में 100 इंटू 12 इंटू 2, दोनों का सेम है क्या 150 रुपए जो हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सर अलग अलग है, चक्कर है भाई। देखो इसीलिए अमाउंट रिसीव्ड बोलो, यहाँ 150 इंटू 12 है 18 से, यहाँ पे 70 इंटू 12 तो 40, और बोलो लिमिट स्पेसिफाइड, यहाँ पर 100 ले सकते हो आप, यहाँ पे 100 ले सकते हो, ऐसा शो करें 100 इंटू 12, यहाँ आ जाएगा 1200, क्या जाएगा 1200, क्योंकि लिमिट अलग अलग इसलिए अलग अलग शो कर सकते हैं, विच एवर इज लेस बोलो क्या है, तो यहाँ 1200 लेस है, यहाँ 840 लेस है,
अपना रूल क्या है सर, पहले एग्जाम निकालेंगे, फिर यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड लिख देंगे। 1800 है, बोलो अमाउंट टैक्सेबल कितना सर, इसमें नील और इसमें 600, ये आ गया टोटल 600। इन्होंने डायरेक्ट कैसे कर दिया बताता हूँ, पहले अपन अपना तरीके से कर लें ताकि कुछ भी हो जाए मेरे को एक आध 2 मिनट, एक आध 1.5 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन गलती नहीं होगी। और कौन सा अलाउंस मिल रहा है सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं कि वो हैंडीकैप्ड है, तो 1800 इंटू 12 सीधी टैक्सेबल, ये रहा 21,600। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये एग्जाम्प्ट है, तो फार्मूला बोलो अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। तो अमाउंट रिसीव्ड है 6000, लिमिट स्पेसिफाइड है 2400, विच एवर इज लेस है 2400। अमाउंट रिसीव्ड में से ये 2400 घटा दो तो 3600 आंसर आ जाएगा, ये आ गया 36। तो इन्होंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पर मंथ का देख लिया कि अमाउंट रिसीव्ड ये है, एग्जाम्पशन कैसे निकाली, अमाउंट रिसीव्ड या लिमिट विच एवर इज लेस, इन्होंने डायरेक्ट करा है कि हाँ, उन्होंने डायरेक्ट 200 रुपये माइनस करें कि 500 और 200 में से 200 लेस है, सीधे ही लेस कर दिए। बोलो अब फार्मूला तो लगाया है लेकिन शो नहीं हुआ है, 500 माइनस 200 कैसे आया, तो हम बोल रहे हैं सर अमाउंट रिसीव्ड 500, अमाउंट एग्जाम 200, अरे अमाउंट एग्जाम आया कैसे सर, वो फार्मूला लगाया ना अपन ने, अमाउंट रिसीव्ड या लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस इज एग्जाम, तो ऐसे करके ये 200 आया, तो वो कर देंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शो करना कर सकते हैं, मना नहीं है, डायरेक्ट करना छोटे छोटे अलाउंसेस में अलाउड रहता है। अब इसमें एजुकेशन में भी हमने क्या करा, अमाउंट रिसीव्ड 150, अमाउंट रिसीव्ड 70, ये तो हो गया दोनों का अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट एग्जाम कैसे निकाला, तो पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट रिसीव्ड या लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस, अमाउंट रिसीव्ड या लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। अब यहाँ अमाउंट रिसीव्ड लेस है तो 70 माइनस क्या, यहाँ 100 रुपये लेस है तो 100 रुपये माइनस करे, पर वो तय है ना, ऐसा शो करना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा थोड़ी सी रिस्क क्यों लें अपन, एक सेकंड और ज़्यादा, एक मिनट और ज़्यादा लगेगा, बोले इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट किया मालिक, ध्यान से देखना, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते। और एक बात बताओ, क्या मैं अभी इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 को ऐड कर दूं तो ग्रॉस सैलरी बढ़ती जाएगी, हाँ सर क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़ दो तो नया क्वेश्चन हो। बोलो ना भाई। लाओ आर एफ सॉल्व कर लें भैया, इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 14 बोलो, मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ओके ये एम्प्लॉई अपना असेसी, कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद आरएफए, कैसा अनफर्निश्ड है तो फर्निश्ड की वैल्यू नहीं निकालनी, अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालनी, कहाँ पर, मुंबई सिटी जरूरी थी मेरे लिए। कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम मतलब, बोलो क्या अपना डायग्राम क्या बोलता है सर, पहले डिवाइड करो अनफर्निश्ड है कि फर्निश्ड है, फिर क्या होता है सर, डिवाइड करो गवर्नमेंट एम्प्लॉई की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, फिर डिवाइड करो ऑन्ड है कि रेंटेड है, तो सर ये ऑन्ड का केस है, ऑन्ड का केस है तो अपने को क्या चाहिए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तीन क्राइटेरिया है, 0 से 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख और 25 लाख से ज़्यादा, ये 25 लाख से ज़्यादा वाला केस है, 25 लाख से ज़्यादा वाले केस में हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी। तो ये डायग्राम याद होना चाहिए ताकि आप खुद ही बनाते जाओ और इस पे आ जाओ कि अपने को 15% का रूल लगाने का है। तो बोलो भैया क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, टैक्सेबल वैल्यू पूछिए आपसे तो ये कहीं लिख देना टाइटल, ये टाइटल हो गया आपका, एक कॉलम पर्टिकुलर, एक कॉलम रुपी, एज मिस्टर सी इज रिसाइडिंग इन मुंबई इन रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऐसा कुछ लिखना है, मन से ही लिखना है ये तो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मैं डायग्राम तो नहीं बना सकता ना एग्जाम में, नहीं डायग्राम वायग्राम नहीं चलेगा ये, प्रोवाइडेड बाय कंपनी तो अपन ने बोल दिया उनकी ऑनरशिप का फ्रॉम कंपनी, टैक्सेबल वैल्यू पर की सेट इक्वल टू, ये पर क्यू सेट पूरा ही लिखो, तुम पर्क लिख आओगे नहीं तो एग्जाम की सेट क्या लिखना है, 15% ऑफ, तो अपन कैलकुलेशन शो करेंगे और फाइनल आंसर रुपीज में लिख देंगे। वर्किंग नोट क्या बनेगा सर, सैलरी फॉर आर एफ ए, सैलरी फॉर आर एफ ए, ये वर्किंग नोट है हमारा, अंडरलाइन कर लो या नीचे शो कर देना, वर्किंग नोट नहीं बनाओ, बोलो क्या क्या लेते हैं सर, बेसिक सैलरी, ये वो जो कंडीशनल होता है, रिटायरिंग बेनिफिट का हिस्सा होता है, इसके अलावा हम बोनस ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं अगर दिया हो तो, दोनों तरह का कमीशन, चाहे फिक्स्ड हो चाहे परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो,
कोई मॉनेटरी पेमेंट हो। मेन बात इसके अलावा हम लेते हैं टैक्सेबल अलावा। अब जो जो क्वेश्चन में दिया वो ऐड कर दो, सैलरी निकाल लो, उसका 15% निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, बेसिक दी हुई है, ऐड करो 6,000 रुपये पर मंथ, 22,000, 22,000। डीए 2,000 है वैसे, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, 30% ही, तो 2,000 का 30%, 600 इंटू 12, 7,200 इंटू 12, लो ना भाई, 6,000 इंटू 12, ये शो करते हैं ना एग्जाम में भी। बोनस 1,500 दिया है, मल्टीप्लाई करो भैया, 1,500 इंटू 12, तो इंटू 12 इक्वल टू, डार्क कर रहा हूँ हाँ, देखना क्या शिटी लू है ना। रेलवे स्टेशन शूटिंग, ये मैं शीट नहीं भेजूंगा हाँ, ये तो आपको करके बता रहा हूँ कि आपके डाउट शॉर्ट सब इसमें सॉल्व हो जाए। टाइटल लिख देना यार, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। फ्री है ना, अभी कुछ किराया वसूल किया क्या, उससे नहीं किया, वसूल क्या होता तो अपन बोलते कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल अकोमोडेशन बाय द एम्प्लॉयर। 15% ऑफ सैलरी की अपन ने फॉर्मूला ऐसा बना लिया, सैलरी का फॉर्मूला कोट किया अपन ने नीचे की तरफ से, 18,000। और कोई डाटा तो था, और देखो भाई आ गया। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस ऑन 1/4/21, तो उसको कब दे दिया था, 1 अप्रैल को, ही ऑक्यूपाइड ओनली फ्रॉम 1/11/21। सर बैंड बज गई अपनी, सर बैंड बज गई है, क्यों, हमने यहाँ 12 महीने ले लिए, ओ माई गॉड, क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, वो काट दो, वापस से निकालो। क्या करना था, अरे सर उसको घर भले ही अप्रैल में दे दिया था, लेकिन उसने ऑक्यूपाई कब से किया, तब से उसको अपन ने क्या बोला था, भगवान ने दिमाग दिया है हाँ, लेकिन जब यूज करोगे तो सुविधा है, यूज ही नहीं किया तो भगवान ने जो दिमाग दिया वो काय की सुविधा। तो भैया उसने तो नवंबर में करा, रहे यार 5 महीने का लेना था, याद रह जाएगा आप, वहाँ एग्जाम में गलती हो जाए तो पूरा काटना पड़ेगा आपको, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। 30,000, 3,000, 1,500 इंटू 5, 7,500। तो टैक्सेबल अलाउंस और कोई दिया है क्या, सर और कुछ दिया नहीं है टैक्सेबल, ओके यहाँ डैश कर। सैलरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर RFA 40,000। देखो आंसर मैच करो, 40,500 आ रहा है, 40,500 का 15% निकालने, 15% ऑफ सैलरी कैसे आई, वर्किंग, इसको टाइटल डाल देंगे, छोटा सा क्वेश्चन, 40,500 का 15% इज द टैक्सेबल वैल्यू, 40,500 अब इसमें से कोई रिकवरी है क्या, लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवरी नहीं है सर, नहीं, टैक्सेबल वैल्यू 607, आंसर बोले भैया, ये हो गया इलस्ट्रेशन 14 क्लोज। ठीक, ठीक ऐसे इलस्ट्रेशन 15 में वो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द डाटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट इफ मिस्टर सी रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ टू द कंपनी। भैया रिकवरी हो रही है, कंपनी रिकवरी कर रही है, तो क्या करोगे, सर सब कुछ सेम ही रहेगा, इलस्ट्रेशन 15 में भी कैलकुलेशन तो यही होगा, आप टैक्सेबल वैल्यू जो निकालिए परक्यूसिट की, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट लिख लो अब यहाँ पे, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट होगी सर 6,073 लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवरी फ्रॉम, पूरा लिखना एग्जाम में, नहीं तो कर दोगे एग्जाम में पूरा लिखना भैया,
1000 इंटू 12 ऐसा कुछ होगा? नहीं सर, 1000 इंटू 5 होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू बची 1000। ये हो गया इलस्ट्रेशन 15। बोलो मालिक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16 में क्या चेंज है, लाओ देख लेते हैं एक बार में क्या चेंज है। तो 1075 आया। अब देखो आईसीआई ने इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके लिखा, हम ऐसा एग्जाम में लिखे जरूरी नहीं है। उन्होंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, ये आपको समझाया इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज की है। इन द केस ऑफ अकोमोडेशन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ एक्सीडिंग 25 लाख, उन सिटीज में, ये जरूर लिख सकते हैं, बाय द एम्प्लॉय इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन deemed to be a concession in the matter if 15% of salary exceeds rent recoverable from the employee। तो हमने हमारा फॉर्मूला लगाया ये वाला, मैंने 5 लेस किए तो ये टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 16, क्वेश्चन सेम है लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वैल्यू निकालो परक्यूसिट की इफ एबीसी लिमिटेड मतलब एम्प्लॉयर हैज टेकन दिस अकोमोडेशन ऑन अ लीज रेंट। देखो अपना फॉर्मूले में दो पार्ट थे, देखो ध्यान से, ध्यान से। एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या तो ऑन्ड का केस है या रेंटेड का। अभी आपने जो इलस्ट्रेशन 14 किया वो ऑन्ड का था। अब वो बोल रहे हैं कि कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर ये किसी और को एम्प्लॉय को दिया। तो अपना फार्मूला बोलो, रेंट पेड या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल, उसमें से रिकवरी लेस करो तो बैलेंस टैक्सेबल। लाओ दादा, क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सी ने लीज रेंट पे किया, कंपनी ने लीज रेंट पे किया 1200 रुपये महीने का। मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे 1000 एज रिकवरी। ये रिकवरी। अब अपना फार्मूला बोलो, अपना फार्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, एस दी हाउस या अकोमोडेशन इज टेकन on lease or rent by the employer, and is provided to employee। मन से ही लिख रहे हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, मन से लिख रहे हैं, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 8। कंसेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो 1000 रुपये लेस कर रहे हैं ना, तो फ्री तो है नहीं। कंसेशनल रेट, द वैल्यू ऑफ परक्यूसेट विल बी एज फॉलोज। अब फॉर्मूला लिख देते हैं अपन अपना, फार्मूला बोलो, रेंट पेड और बोलो क्या फार्मूला, 15% ऑफ सैलरी। तरह से हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं पर भाई एक बार लिख के कर लोगे तो ज़्यादा ठीक होगा। विच एवर लेस इज टैक्सेबल। बोलो भैया रेंट पेड कितना, रेंट पेड कितना, 1200 रुपये पर मंथ। तो ये हो गया 1200 इंटू, अच्छा उसने कब से लिया था घर, 5 महीने का कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। 1200 इंटू 5 6000 रुपये, 1200 इंटू 5 ये हो गया आपका 6000। 15% ऑफ सैलरी कितना था भाई, 5 महीने का भी अपन ने निकाला था 40,500, 4500। बोलो विच एवर इज लेस, तो बताएं 4500 5 into 0.1 equal to 6075, 6075 whichever is less 6000 less recovery from employee, the amount recovered from employee 1000 into 5 ये हो गया। टैक्सेबल अमाउंट अगेन विल बी 1075। तो ये रेंट वाला केस हो गया भाई, ये रेंट वाला केस हो गया। आंसर अपन भी मिला के देख लें एक बार अपना, सही तो है ना। ओ माइनस करने में गलती कर दी, ओ माय गॉड अटेम्प्ट घस गया 1000 रुपए। बोलो अटेम्प्ट नहीं घसकेगा, आधा 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है, बाकी स्टेप मार्किंग हो जाएगी। ये हो गया इलस्ट्रेशन 16। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17 में क्या चेंज कर रहे हैं यार, देखो जरा। यूजिंग द डाटा गिवन इन 14, उन्होंने आपको परक्यूसिट की वैल्यू निकालने का बोला। अगर एबीसी लिमिटेड ने आपको टेलीविजन दिया है, अच्छा अब ये फर्निश्ड हाउस की बात कर रहे हैं क्या, फर्निश्ड का रूल बोलो क्या था अपना, तो सर अपना रूल था कि फर्निश्ड चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए निकालो,
चाहे नॉन गवर्नमेंट के लिए, पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लो, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो। कैसे ऐड करें सर? ऑन्ड हो तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, और रेंटेड हो तो रेंट पेड, इसमें से रिकवरी लेस कर देंगे। फॉर्मूला फिक्स है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब बताओ उन्होंने क्या लिया? उन्होंने बोला हम ऑलरेडी फर्निश्ड घर की वैल्यू तो निकाल ही चुके थे, कितनी आई थी? 6075 कंप्यूटेड अर्लियर। देखो लिखा है क्या यहाँ पर? नहीं निकाल लिया था क्या 6075? ये अपना भी देख लो। सॉरी सॉरी सॉरी, इसी पे ये निकाला था अपन ने, वैल्यू कितनी निकाली थी? 6075। दिस वाज द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। में से टैक्सेबल वर्ड हटा देंगे, आखिरी में आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। 6075 यहाँ भी ले लो आप। इलस्ट्रेशन 14 से हम क्या लेके आए, जैसा वहां सॉल्व किया था पहले, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट तो लो, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। कौन सी परक्यूसिट? ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस कितनी है सर? 6075। इसमें आप क्या ऐड करोगे सर? ऐड वैल्यू ऑफ, क्या क्या दिया आपको सुविधा में, देखना जरा। सुविधा में उसने आपको एक तो दिया है मालिक टेलीविजन, टेलीविजन दिया है, और 2 एसी दिए हैं। टेलीविजन की कॉस्ट और डब्ल्यूडी भी दोनों दे रखी है। क्या लेना है सर? कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट का 10% पर एनम। तो यहाँ ले लेंगे हम वैल्यू ऑफ फर्निश्ड या फर्नीचर, ऐसा बोले क्या? अभी तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर ही लिखो। पहला केस सर ये है हमारे पास, टेलीविजन कॉस्ट का 10% पर एनम इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है मालिक? कॉस्ट है हमारे पास, कहाँ गया ये रहा। अरे बहुत लंबा क्वेश्चन, 25,000 कॉस्ट, लो 25,000 लिखो। ये 25,000 का 10% का पर एनम है ना, तो क्या करना पड़ेगा सर? 5/12। ये मत भूलना बस, अगर ये भूल गए ना 5/12 करना, अच्छा भला क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। फिर उन्होंने दिए हैं 2 एसी। अब वो एसी क्या है सर? रेंटेड है, ये ऑन्ड था, रेंटेड है तो क्या लेंगे सर? रेंट पेड फॉर 2 एसीज। देखो रेंट पेड कितना है। क्वेश्चन बोल रहा है रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एसीज 4,000 पर मंथ ईच। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। वो टेलीविजन तो 3 महीने के लिए ही दिया है, तो हो 5 भी नहीं निकलेगा, 3 महीने के लिए ही निकलेगा। टेलीविजन तो प्रोवाइड ही 3 महीने के लिए हुआ है, तो देखो इन्होंने भी ऐसे ही कराएगा। चेक करो, सबसे पहला ओवरऑल अनफर्निश्ड की वैल्यू, फिर फर्नीचर की वैल्यू के लिए नोट दे दिया कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड में 2 एसी हो जाएंगे, ईच लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, और 5 महीने यूज हुआ क्योंकि डेट नहीं दी है। टेलीविजन जो है 25,000 का 10% लेंगे सिर्फ 3 महीने के लिए। वेरी गुड, अपना कंसेप्ट इनका कंसेप्ट मैच कर रहा है। रेंट पेड 500 पर मंथ, ये रेंट पेड मत लिखना एग्जाम में, ये क्यों लिया? 500 पर मंथ इंटू 2 इंटू 5 मंथ 2 एसी, ऐसा बोले भैया। 2500 का परसेंटेज निकाल लें, कैलकुलेशन कर लें। 25,000 का 10%, 2500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 625। ये आ गया आपका। इसका बताओ 5,000, 5625 माइनस, इज देयर एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय सर? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय 1000 इंटू 5, 5,000, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा 6,700। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। देखो आंसर मैच करके देखें यार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ ओ यस 5,000। हाँ कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या हमने? कुछ देखना जरा वापस से। 2 एसी उसको 5 महीने के लिए दिए ना भाई। ओ मैंने 400 रुपये की जगह 500 रुपये लिख लिया भाई, डाटा फीडिंग गलत है। 400 आएगा, 4,000 आएगा, 4,625।
आंसर विल बी, बोलो भैया, 4 और 6 10 होते हैं, 5700 विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा सा मेरे से पढ़ने में गलती हुई। अब इसी को कंटिन्यू करें, इलुस्ट्रेशन 18। इलुस्ट्रेशन 18 में क्या चेंज करा उन्होंने, इलुस्ट्रेशन 18 में बोला कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता। सर देखो, लाइसेंस फीस तो ये दे ही रखी है, लाइसेंस फीस ही टैक्सेबल है, 700 रुपये पर मंथ। तो 700 इंटू 5 3500 तो ये ले लेते। फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाली दी है 4625। तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या करोगे सर, पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लो, फिर फर्नीचर जोड़ दो या ऐड कर दो, रिकवरी लेस कर दो, आंसर आ गया। बोलो मेरे दोस्तों। इजी है ना, तो करना इन इलस्ट्रेशंस को, मुलाकात होती है, ध्यान रखिएगा। राधे राधे।